हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के टॉपिक पी टाइप सेमीकंडक्टर। और उस पे जो हम लोग की चीजें निकल कर आती हैं, यानी कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स, ये सारे अपने इफेक्ट शो करते हैं, इसको हम लोग को यहाँ पर आज पढ़ना है। तो देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इसको हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जहां पर कि हम लोग ने देखा था कि जब एक ट्राई वैलेंट एक्सेप्टर एटम को क्या करते हैं हम लोग, डोप करते हैं एक टेट्रावैलेंट एसआई या फिर जीई में, तो वहां पर हमारा एक बनता है पी टाइप मटेरियल, जहां पर कि उसके पास एक वैकेंट जगह मौजूद होती है। कुछ इस तरीके से वहां पर एक वैकेंट जगह मौजूद होती है, जहां पर कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इस पे हॉप कर सकते हैं। तो हमें ये लगता है जैसे कि ये जो होल है उसके अपोजिट डायरेक्शन पर मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ये वाला यहाँ जंप कर जाए तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये इधर आ गया, इसकी जगह पर दूसरा इधर जंप कर जाए तो ऐसा लगेगा कि ये इधर आ गया। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या होता है, होल मूव करते हैं। तो जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, या फिर कह लीजिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, यानी कि जिनका नंबर ज्यादा होता है यहाँ पर, वो होते हैं होल्स। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर ऐसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं जहां पर कि नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, जबकि एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स। यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये चीज। अब इसके आगे अगर हम लोग देखें तो अब जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, इसमें क्या होता है कि बहुत ढेर सारे मेजॉरिटी करंट कैरियर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हमारे बहुत ज्यादा मेजॉरिटी करंट कैरियर्स मौजूद होते हैं, तो माइनॉरिटी कैरियर्स जो प्रोड्यूस होते हैं थर्मली, उनकी बहुत चांसेस होती हैं कि मेजॉरिटी कैरियर से जाकर क्या हो जाए, मिल जाए, और जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर वहां पर प्रिपेयर्ड है वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, यानी एनिहिलेट हो जाए। तो हेंस द डोपेंट, by adding a large number of current carriers of one type which become the majority carriers, indirectly helps to reduce the intrinsic concentration of minority carriers। इसका मीनिंग ये है कि देखो, जब हम लोग ने डोपिंग नहीं करी थी, तो तो वहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर मौजूद थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि क्योंकि थर्मल एजिटेशन था तो वहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर थे। जब हम लोग ने डोपिंग करी तो डोपिंग करने की वजह से क्या हुआ, लेट अस सपोज हमने ऐसी डोपिंग करी कि वो बन गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब जब वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया है तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या है, ज्यादा है, और होल्स कुछ मौजूद है। तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होगी कि वो जाकर होल को क्या करे, फिल कर दे। ठीक है, जिससे कि होगा क्या कि जैसे जैसे हम लोग डोपेंट को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग डोपेंट को बढ़ाएंगे ताकि एक तरीके के करंट कैरियर्स बढ़ते जाएं, चाहे इलेक्ट्रॉन बढ़े चाहे होल। हमने लेटेस्ट को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ाए हैं, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से जो यहाँ पर होल्स की संख्या है वो और तेजी से डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होगी कि जाकर उनको क्या करें, खत्म कर दें। तो इस तरीके से जो हमारे होल्स हैं वो और कम हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या में ज्यादा दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का मतलब होता है वो जो थर्मली जनरेटेड हमारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर थे उनको कम करने में, माइनॉरिटी कैरियर से उनको कम करने में हमें आसानी होती है। तो द सेमीकंडक्टर्स एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर इज अफेक्टेड बाय डोपिंग। होता क्या है कि वो जो बैंड स्ट्रक्चर हम लोग का होता है, एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर सेमीकंडक्टर मटेरियल का, वो डोपिंग करने की वजह से उनपे इफेक्ट पड़ता है। और किस तरीके का इफेक्ट पड़ता है, देखिए, अभी जैसे हम लोग ने बात करी है डोनर इम्प्योरिटी और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी की। डोनर इम्प्योरिटी एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। ठीक है, पेंटावैलेंट जो इम्प्योरिटी है उसको बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी, और जो हमारी ट्राईवैलेंट, क्या ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ठीक है, क्योंकि जब ट्राईवैलेंट की डोपिंग करते हैं ट्राईवैलेंट एटम की, तो वो बनाता है हमारा वहां पर होल, जिसको कि एक तरीके से एक्सेप्टर की तरह बिहेव किया जा सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। जबकि पेंटावैलेंट के केस में वहां पर मतलब जब डोपिंग करी जाती है पेंटावैलेंट एटम की, तो वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जनरेट कर, मतलब वहां पर अपने पास रखता है, जो कि बिहेव करता है एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एक तरीके से वो डोनर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, पेंटावैलेंट।
तो इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एडिशनल एनर्जी स्टेट्स आ जाती हैं इन डोनर इंप्योरिटीज की वजह से या फिर एक्सेप्टर इंप्योरिटीज की वजह से। यहां पर ये भी चीज मौजूद होती है। तो अगर हम लोग को एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है एन टाइप सेमीकंडक्टर का, जहां पर कि डोनर एनर्जी लेवल दिखाई देगा, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर तब बनता है जब पेंटावैलेंट आता है, और पेंटावैलेंट का मतलब होता है जब डोनर इंप्योरिटी हो। ठीक है, तो अब इस पे होता क्या है कि जो डोनर का एनर्जी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड से थोड़ा सा ही नीचे होता है। ठीक है, कंडक्शन बैंड से थोड़ा ही नीचे होता है। ये इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है कि ये हमारा क्या है, वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड का जो सबसे नीचे वाला एनर्जी लेवल होता है उसको ईसी लिखते हैं, और वैलेंस बैंड का सबसे ऊपर वाला जो एनर्जी होता है उसको ईवी लिखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये जो डैश 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 करके बना हुआ है, ये बना हुआ है ईडी। क्या बना हुआ है? ईडी, यानी कि डोनर लेवल। इसको क्या बोलते हैं? डोनर लेवल या फिर डोनर एनर्जी लेवल। तो इस डोनर वाले का जो हमारा एनर्जी, इस एनर्जी डायग्राम पर जो लाइन ऐसे बनती है वो बहुत ही नजदीक बनती है इस कंडक्शन बैंड के। क्यों? देखो, इस कंडक्शन बैंड और इसके बीच का जो गैप है वो कितना है? 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जिससे कि यहां पर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाए। रूम टेम्परेचर पर ही वो सारे का सारे इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाए? यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां से आए हैं? इन्हीं डोनर लेवल से ही आए हैं। इस डोनर लेवल में इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, बट रूम टेम्परेचर पर इनके पास 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गई और वो पहुंच गए कंडक्शन बैंड पर। और कंडक्शन बैंड पे फिर ये एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव करेंगे, जिससे कि वो जो पूरा सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, ये चीज समझ पे आई यहां तक? तो क्या देखा आपने कि देखो, यहां पर जो थर्मली जनरेटेड वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन निकल कर गया वो एक ही है, जबकि यहां पर जो इतने ढेर सारे हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं वो किसके कारण से? क्योंकि यहाँ पर डोनर एटम बना है, सॉरी, डोनर एटम आया है, उसकी वजह से ये एनर्जी लेवल बना है, डोनर एनर्जी लेवल, जिससे कि वहां से हमें इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रही है इन द कंडक्शन बैंड, जो कि वहां पर फिर फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं और वहां पर कंडक्टिविटी उनकी बढ़ जाती है। जबकि इसी के जस्ट अपोजिट होता है किसके साथ? जब हम लोग ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने पर हमें डोनर लेवल की जगह पर मिलता है एक्सेप्टर लेवल, और ये होता है वैलेंस बैंड के पास। वैलेंस बैंड के पास होने पर इसके पास टेंडेंसी क्या होती है कि ये क्या करेगा, यहां से ये, इसके पास ऐसे होल्स मौजूद होते हैं, तो वो क्या कर सकता है, यहां से देखो इलेक्ट्रॉन जो यहां नहीं पहुंच सकता वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के यहां से यहां पहुंचने से इस वैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट हो जाएंगे, जो कि फिर हमारे कंडक्शन पर हेल्प करेंगे, जिससे कि वहां पर हमारा कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी एट द रूम टेम्परेचर, और वहां पर वो एज अ कंडक्टर बिहेव करेंगे। तो इस तरीके से यहां पर ये चीज होती है, एक्सेप्टर लेवल और डोनर लेवल। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि ये, जैसे कि हमने बताया कि डोनर इम्प्योरिटीज से ऐसे डोनर लेवल और एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज से ये एग्जिस्ट करते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम पे मैंने भी आपको बताया कि जो ईडी होता है वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं होता, एकदम थोड़ा सा नीचे होता है ईसी के। जो ईसी ऐसे बनता है कंडक्शन बैंड में सबसे नीचे वाला लेवल, उसके थोड़ा सा नीचे ही ईडी बन जाता है। और अगर हम लोग देखें तो रूम टेम्परेचर पर ही ईडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, इस कारण से वहां पर उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, और इसी तरीके से फिर हमारा एक्सेप्टर लेवल पर होता है कि वहां पर जो वैलेंस बैंड है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर एक्सेप्टर लेवल पर पहुंच जाते हैं, जिसके कारण से कि वैलेंस बैंड पे बन जाते हैं होल्स, और वहां पर फिर आसानी से जो करंट है वो फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो with very small supply of energy, an electron from valence band can jump to the level EA and ionize the acceptor negatively. We can also say that with very small supply of energy from the hole from level EA sinks down into the valence band, मतलब उल्टा इसका बोल सकते हैं कि होल नीचे आ गया, इलेक्ट्रॉन राइजेस अप एंड होल्स फॉल डाउन व्हेन दे गेन एक्सटर्नल एनर्जी। तो इस तरीके से मतलब रूम टेम्परेचर पर आने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा वैलेंस बैंड से निकलकर एक्सेप्टर लेवल पर गया, जिसके कारण से कि वैलेंस बैंड पर हमारे होल्स बन गए, जो कि वहां पर
उनके फ्लो होने पर बहुत आसानी होगी, जिसके कारण से वहां पर हमें करंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ क्या कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे इम्प्योरिटी ऐड होने की वजह से जो कंडक्टिविटी है वो बहुत बढ़ जाती है, वरना रूम टेम्परेचर में जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, प्योर सेमीकंडक्टर, वहां पर क्योंकि बहुत कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स थे, वो बराबर ही थे, एनी बराबर एनएस थे, और वो भी बहुत कम थे, जिसके कारण से वहां पर बहुत अच्छी कंडक्टिविटी नहीं थी। बट डोपिंग करने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये देखा गया है कि Ne इंटू एनएच बराबर Ni स्क्वायर हो जाता है, जहां पर कि जो Ne है, ठीक है, ये जो Ne है हमारा, वो क्या है? Ni वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और Ni क्या है? Ni वही हमारा जो इंट्रिंसिक नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होता है। ठीक है, ये हमारा Ni हो गया। तो Ne इंटू एनएच बराबर Ni स्क्वायर के होता है। ठीक है, तो इस थर्मल इक्विलिब्रियम पर हम ये कंडीशन को मान सकते हैं कि ये हमारा मौजूद होता है। ठीक है, ये जो पूरा हमारा ये है वो पूरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू और हाइपोथेटिकल है, बट ये बहुत ही ज्यादा हमें हेल्पफुल होता है मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स वगैरह के, इन सब में अलग अलग इनको समझने में, पढ़ने में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे हम लोग और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज अ प्योर एसआई क्रिस्टल हैज इतने एटम्स। ठीक है, सपोज एक प्योर एसआई क्रिस्टल पे 5 इंटू 10⁻28 एटम्स मौजूद हैं पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम पर, यानी कि 1 मीटर क्यूब पर 5 इंटू 28 एटम्स मौजूद हैं, और इसको क्या किया गया? डोप किया गया 1 पार्ट पर मिलियन, यानी कि कितने इस पे मिलाया गया? 1 मिलाया गया 10⁻6 पर। एक एटम की डोपिंग करी गई 10⁻6 पर। अगर हमारे पास 10⁻6 एटम्स होते तो हमें सिर्फ एक एटम मिलाना था। तो अब हमारे पास है 5 इंटू 10⁻28 एटम्स, तो कितने मिलाने होंगे? इसके लिए हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये चला जाएगा ऊपर, ये नीचे आ जाएगा डिवाइड पर। तो 5 इंटू 10⁻28 डिवाइडेड बाई 10⁻6, जो कि ये बन जाएगा 10⁻22। तो 5 इंटू 10⁻22, ये क्या बन गया हमारा? इतने नंबर ऑफ हमें एटम्स डोप करने होंगे अगर हमें इस कंसंट्रेशन की डोपिंग करनी है। इतने एटम्स हमें वहां पर मिलाने होंगे। तो अभी इसी को ही हम लोग आगे निकालेंगे, बट अब मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया। तो इट इज डोप्ड बाय 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट एस। ठीक है, हमने पेंटावेलेंट एटम को यहाँ पर डोप किया है। पेंटावेलेंट यानी कि डोनर, पेंटावेलेंट यानी कि डोनर, ये इलेक्ट्रॉन देगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। हमें इलेक्ट्रॉन और होल्स का नंबर निकालना है अगर हमें Ni की वैल्यू दी हुई है इतनी। तो जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है एज कंपेयर टू, जब हम लोग ये देखें कि डोपिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं उनके, यानी कि डोपिंग की वजह से अब यहाँ पर जो हमारा एक तरीके से कह लीजिए जितने हमारे नंबर ऑफ डोपेंट्स होंगे उतने ही हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्योंकि एक पेंटावेलेंट एटम देता है एक इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम पर ही बात कर रहे हैं, तो जितने हमारे डोपेंट्स के नंबर हैं उतने ही हमारा Ne हो जाएगा। यानी कि जो हम लोग ने 5 इंटू 10⁻22 अभी कैलकुलेट किया था कि इतने डोपेंट हमें मिलाना होगा, इतने एटम्स की डोपिंग करनी होगी। ठीक है, तो इतनी एटम्स की डोपिंग ही प्रोड्यूस करेंगे इतने ही इलेक्ट्रॉन्स। तो Ne तो हमें पता चल गया। अब निकालना है हमें NH। तो NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। Ni स्क्वायर करेंगे, Ni हमें वैल्यू दी है 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब। तो 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.5, और 10⁻16 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻32। तो ये हो गया यहाँ पर Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻22। Ne से डिवाइड कर दिया तो हमें NH मिल गया। क्या मिल गया? NH, जो कि हो गया किसके बराबर? 4.5 इंटू 10⁻9। ठीक है, 4.5 इंटू 10⁻9 के बराबर ये चीज हो गई। तो इस तरीके से हम लोग ने Ne और NH को फाइंड कर लिया। तो अब देखो यहाँ पर गौर से, जो यहाँ पर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड हुई थी उसकी वजह से Ne कितना ज्यादा है?
और NH कितना कम है। यही चीज बताई गई थी कि जब पेंटावैलेंट डोपिंग होती है तो Ne हमारी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू NH। ठीक है, Ne जो होता है वो हमारा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू NH, वो भी बहुत ज्यादा इस पे अंतर होता है। तो डोपिंग की वजह से हमारा जो कंसंट्रेशन है Ne और NH का वो चेंज हो जाता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पे और ये देखते हैं कि हमने देखो N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर बना तो लिया, तो क्या इससे कोई फायदा हुआ? वो जो डिवाइस है वो कैसे वहां तक बनेगी, जो हम लोग ने पढ़ा था शुरुआत में इस चैप्टर के, कि हमारे पास थे डायोड्स, ट्रायोड्स, टेट्रोड, पेंटोड, उनको रिप्लेस किया था सेमीकंडक्टर डिवाइस ने। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस आखिर उसको कैसे रिप्लेस कर पाए, वहां तक पहुंचते हैं। और एक जो बेसिक है एकदम, यानी बेसिक यूनिट है जो है किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस की, पीएन जंक्शन, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो अब पीएन जंक्शन इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मेनी सेमीकंडक्टर डिवाइस लाइक डायोड्स, ट्रांजिस्टर। ठीक है, इन सब में सिर्फ आपके सिलेबस में अब डायोड्स बचे, ट्रांजिस्टर नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, एक बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डायोड्स कैसे वर्क करते हैं, क्या होते हैं। अब ट्रांजिस्टर तो आपके सिलेबस में है नहीं, वरना उसके लिए भी आपको इस सब की जरूरत पड़ती। ठीक है, तो टू एनालाइज द वर्किंग ऑफ अदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वी विल नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ अ जंक्शन इज फॉर्म। हम देखेंगे कि किस तरीके से जो जंक्शन है वो फॉर्म होता है, और जो जंक्शन होता है वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है जब हम लोग एक एक्सटर्नल वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, जिसको कि हम लोग बायसिंग भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल वोल्टेज को अप्लाई करना पीएन जंक्शन पे, वही हमारा बायसिंग कहलाता है। तो पहले पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है, फिर बायसिंग कैसे होती है, ये देखेंगे। पीएन जंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो जंक्शन का मतलब क्या होता है? जंक्शन जंक्शन का मतलब होता है एक ऐसी चीज जहां पर दो चीजें मिली हो, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी जगह जहां पर दो चीजें मिली हो। जैसे आप लोग ने केसीएल जब चैप्टर 3 में पढ़ा था, किरचॉफ्स करंट लॉ, तो वहां पर देखा था, उसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं, क्योंकि वो कहता है कि किसी जंक्शन पर जो इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज यहां पर है कि जब हमारा एक पीएन जंक्शन फॉर्म होता है तो कैसे फॉर्म होता है, पी और एन को कैसे मिलाते हैं और वो कैसे होता है। देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वेफर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर वेफर लिया, सिलिकॉन, यानी कि सिलिकॉन में ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी मिला दी। ध्यान से समझिएगा, हमने एक सिलिकॉन लिया और उस पे ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी मिला दी, जिसके कारण से कि वो पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वेफर बन गया। यानी कि एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये पी टाइप सिलिकॉन। सिलिकॉन तो इंट्रिंसिक होता है, बट उस पर आप पी टाइप बोल दिया गया, यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हो रही, डोपिंग हो चुकी है। तो बाय एडिंग प्रिसाइजली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, अब यहां पर क्या कर रहे हैं, हमने एक वेफर ले लिया। ठीक है, एक वेफर ले लिया, मतलब एक पतला सा हमने एक हिस्सा ले लिया। तो अब उस वेफर को हमने क्या किया, उसके एक किनारे पर थोड़ी सी क्वांटिटी हमने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी की मिला दी। ठीक है, तो बाय एडिंग प्रिसाइजली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी पार्ट ऑफ द पीएसआई वेफर कैन बी कन्वर्टेड टू एनएसआई। यानी कि हमारे पास एक वेफर था, एक पतली सी डिस्क जैसी मान लीजिए वैसा था, और उसके एक छोटे से हिस्से में हमने क्या किया कि एक बहुत छोटे से हिस्से पे उसको कन्वर्ट कर दिया एन टाइप। तो ये एन टाइप हो गया और इसके चारों तरफ मौजूद है पी टाइप। तो अब क्या होता है कि जैसे ही हम लोग ऐसा करते हैं, वहां पर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं, तो एक तो हिस्सा है वेफर का पी साइड और दूसरा हो गया एन साइड। यहां पर बहुत ढेर सारी प्रोसेस होती हैं सेमीकंडक्टर्स, जो वहां पर पीएन जंक्शन है उस वो फॉर्म करने के लिए, सेमीकंडक्टर्स में पीएन जंक्शन को फॉर्म करने के लिए, बट उसमें से ये एक तरीका था। तो देयर आर सेवरल प्रोसेस बाय व्हिच अ सेमीकंडक्टर कैन बी फॉर्म्ड। द वेफर नाउ कंटेन्स पी रीजन और एन रीजन एंड अ मेटलर्जिकल जंक्शन बिटवीन पी एंड एन रीजन। तो यहां पर अब हमारे पास क्या क्या बचा, अगर हम लोग गौर से देखें उस एन टाइप और पी टाइप के आसपास, तो हमें हमें एक तरफ मतलब हमारे लिए वहां पर एक तरफ मौजूद है पी टाइप और दूसरी तरफ मौजूद है एन टाइप। ये कुछ ऐसे मौजूद हैं, यानी कि पी टाइप में जो होल हैं वो ज्यादा हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है।
यानी कि अंतर तो है, दोनों में अंतर तो है, यानी कि एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है यहाँ पर, जिसके कारण से दो तरीके की प्रोसेस चालू होती है। एक तो होती है हमारी डिफ्यूजन और एक होती है ड्रिफ्ट। तो टू इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ पीएन जंक्शन, पहली डिफ्यूजन, दूसरी ड्रिफ्ट। We know that in an n-type semiconductor, the concentration of electrons per unit volume is more compared to the concentration of holes. मतलब सीधी सी बात है, पी टाइप और एन टाइप में अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, जबकि पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो सिमिलरली इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, जो कंसंट्रेशन ऑफ होल्स होता है वो ज्यादा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। जब वहां पर पीएन जंक्शन फॉर्म होता है उस समय एक्चुअली बनता क्या है कि एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है पी और एन साइड पर। जो वहां पर दो हमें चीजें मिली, पी और एन साइड, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसमें एक क्रिएट होता है ग्रेडियंट, जिसके कारण से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनका होता है डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन? यानी कि पी टाइप की अगर हम लोग बात करें, पी टाइप से होल्स डिफ्यूज होते हैं एन साइड की तरफ और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होते हैं एन साइड से पी साइड की तरफ, ठीक है। यानी कि यहां पर जो ऐसा एन साइड है, एन साइड से इस तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन और इधर से जाते हैं होल्स इस तरफ। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि यहां पर अब इस जंक्शन के पास, गौर से देखिएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर पहुंच गया है इस जगह पर जो होल था उसकी जगह, ऐसे। तो जब ऐसा हुआ उस समय दिस एटम के साथ ये इलेक्ट्रॉन बाउंडेड था, क्योंकि देखो जो इम्प्योरिटी एटम हमने ऐड किया था उसके न्यूक्लियस के साथ ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो बाउंडेड था, भले ही उसकी एनर्जी बहुत कम थी बट वो बाउंडेड था। तो जैसे ही यहां पर ऐसा हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन निकलकर चला गया इस होल के पास। तो अब गौर से देखो कि इस एटम के पास एक प्रोटॉन ज्यादा आ गया, मतलब एक प्रोटॉन कैसा है, ज्यादा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहां पर बढ़ गया, इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। इसी तरीके से यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, यहां पर बढ़ जाएगा। अब होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलकर यहां होल के पास पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा यहां पर निगेटिव चार्ज। क्या बन जाएगा? निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या हुआ यहां पर देखो, अब यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज एंटिटी आ गई और यहां पर निगेटिव चार्ज एंटिटी आ गई, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगी, इस डायरेक्शन पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब क्योंकि लगातार वहां पर जो ये हमारे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफ्यूज हो रहे हैं, उन डिफ्यूजन की वजह से हमें करंट मिलेगा जिसको कि बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। उस जंक्शन के क्रॉस, उस जंक्शन के क्रॉस जिस जगह पर जो ज्यादा है वो उसके दूसरे साइड पर जा रहा है, यानी कि पी साइड पर होल्स ज्यादा थे तो वो एन की तरफ जा रहे हैं, एन साइड पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे तो वो पी की तरफ आ रहे हैं, और इस कारण से वहां पर एक जंक्शन करंट हमारा अक्रॉस द जंक्शन प्रोड्यूस होता है। तो जब वहां पर ऐसा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एन साइड से निकलकर पी साइड की तरफ जाता है तो अपने पीछे एक आयनाइज्ड डोनर एटम को छोड़ जाता है, जिसके कारण से कि वो एन टाइप हो जाता है, एन टाइप की तरफ बन जाता है पॉजिटिव चार्ज और पी टाइप की तरफ बन जाता है यहाँ पर निगेटिव चार्ज जंक्शन के पास, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि यहां पर अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होती है, इस डायरेक्शन पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाती है, इस डायरेक्शन पर। तो इस डायरेक्शन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन पर है तो इधर यानी कि हायर पोटेंशियल है, इस तरफ हायर पोटेंशियल है और इस तरफ लोअर पोटेंशियल है। तो इस हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के क्रिएट होने की वजह से इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो माइनॉरिटी कैरियर्स थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद थे, माइनॉरिटी कैरियर्स जो मौजूद थे, वो माइनॉरिटी कैरियर्स मूव करते हैं हायर पोटेंशियल की तरफ, और इधर जो माइनॉरिटी कैरियर्स होल थे वो मूव करते हैं लोअर पोटेंशियल यानी पी साइड की तरफ, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। तो जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं उनका तो क्या हो रहा है,
डिफ्यूजन, जबकि अब उसके बाद जो वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हुई है उसके कारण से ड्रिफ्ट हो रहा है माइनॉरिटी कैरियर्स का। क्या हो रहा है? माइनॉरिटी कैरियर्स का, जिसके कारण से वहां पर दोनों तरफ ऐसे मूवमेंट चालू हो जाता है और एक इक्विलिब्रियम पर आकर यहां पर किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होता, ना तो फिर इधर इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होता है, ना तो मतलब ना तो इधर से इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होता है, ना तो उधर से इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होता है, ना इधर से होल का ड्रिफ्ट होता है, ना उधर से होल का डिफ्यूजन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक जंक्शन फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म हो जाता है? जंक्शन, जिसमें कि हमने देखा कि इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस जंक्शन के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, जो कि फर्दर कोई मूवमेंट होने से रोकता है, चार्जेस के किसी फर्दर मूवमेंट को होने से रोकता है, जो कि एक्ट करता है एज अ पोटेंशियल बैरियर। क्या एक्ट करता है? एज अ पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में ना तो डिफ्यूजन होता है, ना तो इलेक्ट्रॉन, या फिर ये कह सकते हैं कि जो रेट होता है हमारा डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट का, वो ऐसे सेट होता है कि फिर वहां पर करंट हमें नेट करंट नहीं मिलता है। ठीक है, नेट करंट हमें नहीं मिलता इन इक्विलिब्रियम केस पे। ठीक है, तो इसको हम लोग डिप्लेशन रीजन भी कहते हैं, इस रीजन को हम लोग डिप्लेशन रीजन भी बोलते हैं, या इसको जंक्शन बोलते हैं, पीएन जंक्शन बोलते हैं। यहां पर जो है वो मतलब इसकी विड्थ हम डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यहाँ पर इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल भी बोलते हैं, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। तो कई चीजें यहाँ पर मौजूद होती हैं। क्लियर? तो अगर हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इस डायरेक्शन पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल बनती है। तो ये पॉइंट होगा हायर पोटेंशियल पर और ये पॉइंट होगा लोअर पोटेंशियल पर। इसी को यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट किया गया कि ये पॉइंट है लोअर पोटेंशियल पर और ये है पॉइंट हायर पोटेंशियल पर। तो यहाँ से धीरे 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 पोटेंशियल डिक्रीज होता है और उस लेवल पर आकर आ जाता है, यानी कि इस तरीके से बीच में यहाँ पर पोटेंशियल का वेरिएशन मौजूद होता है, जिसको कि बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं अंडर नो बायस, यानी कि किसी भी तरीके की यहाँ पर बैटरी नहीं लगाई गई है, उस केस में जो यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल है वो हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। ठीक है, यहां तक। तो ये पूरी प्रोसेस होती है जहां पर कि हमारा जंक्शन फॉर्म होता है, पीएन जंक्शन फॉर्म होता है। इसके आगे का जो डिस्कशन है जहां पर कि हमें क्या करना है? बायसिंग करनी है। क्या करना है? बायसिंग करनी है, और फिर डायोड्स वगैरह की बात आएगी बायसिंग करके। तो वहां पर हम लोग इस सब चीजों को पढ़ेंगे, जो कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। बट अभी के लिए जो इसको कंप्लीटनेस है उसके लिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि अभी नो बायस वाला तो बता दिया हमने कि नो बायस कंडीशन में ऐसा होता है। जो बायसिंग वगैरह इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो होता क्या है कि शुरुआत में जब ऐसा प्रोसेस चल रही होती है तो डिफ्यूजन करंट बहुत ज्यादा होता है। जैसे बताया कि ग्रेडियंट होता है मेजॉरिटी कैरियर्स का, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का, तो उनमें बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है, जिसके कारण से डिफ्यूजन करंट बहुत ज्यादा होता है और ड्रिफ्ट करंट बहुत कम होता है। जैसे जैसे डिफ्यूजन ज्यादा होता जाता है वैसे वैसे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाती है। जंक्शन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाती है, इसके पास यहाँ पर फील्ड बढ़ती जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे कि ड्रिफ्ट करंट बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि डिफ्यूजन करंट बराबर ना हो जाए ड्रिफ्ट करंट के। तो यही चीज मैं कह रहा था कि इक्विलिब्रियम पर जो ड्रिफ्ट करंट होता है वो बराबर हो जाता है डिफ्यूजन करंट के, जिसके कारण से वहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो नेट चार्जेस का मूवमेंट होता है वो हो जाता है जीरो। नेट मूवमेंट चार्जेस का कितना हो जाता है? जीरो, जिसके कारण से यहाँ पर हमें एक इस तरीके की एक फिक्स्ड विड्थ की मिल जाती है। अगर हम उस पर कोई बायसिंग ना करें तो हमें एक फिक्स्ड विड्थ की डिप्लेशन रीजन मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर पूरी प्रोसेस चलती है। क्लियर यहां तक? अब इस पे बेस्ड अगर एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या पूछा गया है? कैन वी टेक वन स्लैब ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड फिजिकली ज्वाइन इट टू अनदर एन टाइप सेमीकंडक्टर टू गेट पीएन जंक्शन? कि मतलब कि एक हम पी टाइप सेमीकंडक्टर लें और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लें, डिफरेंट डिफरेंट, और उनको फिर ऐसे टच कर दें यहाँ पर, ऐसे मतलब उनको ऐसे टच करके रख दे कि लेट अस सपोज ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, इनको दोनों को क्या करें? टच करके ऐसे रख दे। इन दोनों को ऐसे टच करने के बाद क्या यहाँ पर पीएन जंक्शन फॉर्म होगा? ये पूछा जा रहा है। तो नहीं,
ऐसा करने से पीएन जंक्शन फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर भले ही कितना फ्लैट हो, कितना भी स्मूथनेस हो इनके बीच में, बट क्या मौजूद होगा यहाँ पर, एक इंटर एटमिक क्रिस्टल स्पेसिंग मौजूद होगी। यानी कि अगर मैं इनको टच कर रहा हूं तो इसके और इसके बीच में भले ही ये कितने भी स्मूथ हो, बट इनके बीच में, जैसे कि इधर वाला ग्लास वाला साइड है और इधर वाला ग्लास वाला साइड है, इसको मैं क्या करूं, ऐसे टच कर दूं, तो भले ही ये कितने भी स्मूथ हो, बट होगा क्या कि इनमें इंटर एटमिक कुछ स्पेस बचा रह जाएगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर नहीं जा पाएंगे। यानी कि 2 से 3 एंगस्ट्रॉम का गैप बच जाएगा, जिससे कि वहां पर एटमिक लेवल पर जो हमारे ट्रांसमिशन है वो पॉसिबल नहीं होंगे, जिसके कारण से वहां पर हमारा जो ग्रेडियंट है वो फॉर्म नहीं होगा, वहां पर किसी तरीके से मूवमेंट नहीं होगा, डिफ्यूजन या ड्रिफ्ट कुछ भी नहीं होगा, और वहां पर जंक्शन फॉर्म नहीं होगा। तो ये सारी चीजें थी जो कि हम लोग ने आज अपने लेक्चर में पढ़ी। इसके आगे की जो डिस्कशन है, जहां पर कि हम लोग सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे और उसकी बायसिंग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर कि आगे डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।